बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका अपना किसान मददगार प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपने तासरात, अपनी राय, अपने सवालात हमें भेजते हैं। बहुत शुक्रिया दोबारा से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही दरख्वास्त है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपना पैगाम और आपका जो है राय उससे आगाह कर सकें। तो प्रोग्राम का जी आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हर तरफ जो है वो गंदम की लपेट में है, और जो आपने देखा कि मौसमी असरात की वजह से जो अप्रैल का पहला, जिसे कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कहते हैं थंडर स्टॉर्म और उर्दू में कहते हैं तूफ़ान, ठीक है, तूफ़ान ने वो तबाही मचाई है। जो खड़ी फसलें इस वक्त किसान बेचारा, जो आपको पता है कि मैं अभी जब देखता हूँ कि वो अपनी कटाई नहीं कर रहे। कटाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फसल की कीमत नहीं है। तो अभी जो सिलसिला हमने कहा था कि थोड़ा बेहतर हुआ है, 2300-2400 से ऊपर जो फार्म के ऊपर रेट है वो 2300 है। वो जो मंडी में जाके रेट मिलता है वो 50-60 रुपये ज़्यादा मिल जाता है। तो ये असरात जो उनसे थे वो उसने इस वक्त हिला के रख दिया है। और ये जो तूफ़ान, मैंने कहा कि आज तो किसान सह रहा है, लेकिन मुल्क की मईशत क्या ये तूफ़ान सह सकेगी जब ख़िज़ा में गंदम जो सी है वो आपकी, उसमें जब स्टॉक्स ऊपर नीचे हो गए, तो ये उस टाइम जो तारीख़ लिखने वाले होंगे वो यही कहेंगे कि ये कसूर जिसका था उसको अपना काम वक्त पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने आईएमएफ को मानकर, और ये जो आपने प्राइसिंग जो चीज़ की है, जो सपोर्ट प्राइस जिसे कहते थे या इमदादी कीमत जिसे उर्दू में कहते हैं, हुकूमत ने उसका ऐलान नहीं किया और किसानों को जो है वो मंडियों पे छोड़ दिया। तो उससे जो तूफ़ान आ गया है उसके असरात जो कि हम बहुत अरसे से बता रहे थे, अब वो सामने आने शुरू हो गए हैं। तकरीबन ये एस्टीमेट है जी कि तकरीबन 30% जो गंदम थी जो कि हुकूमत ख़रीदती थी वो अब कोई नहीं ख़रीद रहा, और उस वजह से बिल्कुल जो है वो सन्नाटा है। और एक ग्राहक के तौर पे जब किसान अपने किसी भी मंडी में जाता है तो उसको उसके जो दाम हैं वो नहीं मिलते, और ख़ुद हुकूमती इक़दाम जो हमने पहले से बताए थे कि तकरीबन 3000 के करीब लागत आ गई है, और किसान अब सरापा एहतजाज भी है, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से अब हुकूमत जो है वो ज़ोर भी कर रही है इसके सिलसिले में, लेकिन बात बन नहीं पा रही। तो इस सिलसिले की बढ़ाते हुए आज आपके साथ तकाबली जायज़ा, हुकूमत ने जो कहा है जी कि देखें हम तो कुछ नहीं करते, जिस तरह चावल है, चावल भी तो देखें मुल्क में जो है वो उसका कोई रेट नहीं है, वो ओपन मंडी में जाता है और वो होता है। इसी तरह से वो कहते हैं जी मकई भी जो है वो ओपन मंडी में नहीं जाती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आज तो वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि किसान जो आपको दो फसलें जिनका कि आपने बताया है, वो फसलें क्या है, पाकिस्तान में उनकी पैदावार क्या है? पाकिस्तान में चावल और मकई की पैदावार तकरीबन 9 से 10 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि उसकी अपनी ज़रूरत जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिलियन टन आप उसको करते हैं। अब होगा क्या इससे? बाकी आप कहते हैं जी हम मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और उस बिना पर आप जो किसान को अगर उसका पैसा नहीं मिल रहा या उसकी मुल्क से बाहर क्या गंदम जा रही है? पहला एक सवाल गवर्नमेंट से कि जो कि इसकी पॉलिसी बनाने वालों से कि क्या आप उसका अगर तकाबुली जायज़ा लें, चावल, मकई और इसके साथ साथ गन्ना जिसकी कि आप चीनी बना के भेजते हैं, तो और गंदम, तो वो उसका बनता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट पे जाती हैं। एक्सपोर्ट उसको, क्या हुकूमत इस बात को इजाज़त देती है कि हम एक्सपोर्ट करें इस वक्त? तो तब तो मेरे ख्याल से फिर आसानी हो जाएगी, फिर आपके रेट बेहतर हो जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। वैसे तो अगर देखें तो इंडिया ने अपनी हाईएस्ट इस टाइम स्टॉक किया है गंदम, जो कि उसके चावल और की जो पैदावार है और जो गंदम की पैदावार है, वो कहते हैं जी तारीख़ के सबसे बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी 3 साल की सबसे कम कीमत है आज का गंदम जो है वहाँ पे आई हुई है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कम से कम अगर कि हम उसकी वैल्यू एडिशन कर सकें, उसे बढ़ा सकें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अभी भी एक एस्टीमेट आया है जिसमें आप, तो मैं कहूँगा टीम को आपको दिखाती भी है कि तकरीबन दुनिया में 3 अरब लोग जो हेल्दी डाइट है, जो सेहत के लिए है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके साथ साथ 11% जो हेल्दी डाइट यानी कि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना जो मिलना चाहिए, उसमें 11% उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो किसान, हमारे मुल्क का अगर मैं देखूं तो किसान के पास तो पैसा नहीं आया। जो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में किसान ने कमाया है, 25 उस तरह का नहीं जा रहा।
या 24 से शुरू किया है सिलसिला, उस तरह का नहीं है। अभी मैं देख रहा था मंडियों में जाएं, स्ट्रॉबेरी की कीमत देखें वो कहाँ आ गई है, ठीक है। बिल्कुल किसान जो है वो प्याज की कीमत जो है वो 40 रुपये आम मार्केट लाहौर के बाज़ारों में बेच रहा है। किसान की जेब के ऊपर जो है वो भारी पड़ गया है। उससे नुकसान जो है, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, अब आपको ज़रा सोचना होगा इस पर। अगर किसान ने खेती बाड़ी छोड़ दी तो 25 करोड़ लोग, इसके साथ साथ 20 करोड़ जानवरों का क्या बनेगा? अभी तो हम कह रहे हैं कि हम जो अपनी कह रहे हैं कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, ज़रूरी मुल्क के साथ साथ होगा क्या अगर किसान ने खेती बाड़ी छोड़ दी? तो आपकी बहुत बड़ी सनतें जो कि पोल्ट्री की है, आपकी जो मीट की है, उसके लिए खाना कौन बनाएगा? उसके लिए कहाँ से ज़मीन ही पैदा करती है वो खाना, वो जो हम मकई कह लें या हम उसको क्या कहें, आप उसका जो चारा है, चारा जात हैं, वो कौन उगाएगा? उस लिहाज से अगर बिल्कुल ही उसने हाथ उठा लिया तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ना करे ये आए, लेकिन जो मौसम ख़ज़ां है उसमें ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी जो आप देख रहे हैं इस तरह से। और जो एग्रीकल्चर टैक्स और ये बाकी चीज़ें हैं, इसमें लवाजमात हैं, और सबसे बढ़कर भी जो खड़ी फसलों को जो इन बारिशों ने, तूफ़ान ने जो नुकसान पहुँचाया है, जो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये अभी जो पिंडी और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यालाबारी और हमें हुई है कल, और उससे खड़ी फसलें जो उनसी वो तबाह हो गई हैं पंजाब के दीगर अजला की तरह। तो ये इसको सोचने की चीज़ है। एक और राय जो इसमें आ रही है, जो मेरे ख्याल से जो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो ट्रंप साहब ने जो टैरिफ की कहानी शुरू की थी, उससे जो उसने लपेट में लिया हुआ है, तो अभी उसने 90 दिन के लिए रोका है। लेकिन बातें जो हो रही हैं, बातें ये हो रही हैं जी कि हम कॉटन जो उनसी है उसको क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे अमेरिका से, ताकि हमारी इंपोर्ट्स जो उनसी हैं वो बढ़ सकें। तो उस वजह से बेहतर ये होगा कि हमारा टैरिफ जो उनसा है वो ज़्यादा उस तरह से बेहतर हो सके। तो अगर कॉटन के साथ साथ कल ये कह सकते हैं कि गंदम भी जो है वो अमेरिका से आएगी, क्योंकि आपको याद है एक दफ़ा वो जहाज़ों के पैसे अमेरिका ने जो बराबर किए थे, जो F-16 एक दफ़ा हमने ख़रीदने थे, उन्होंने कहा जी गंदम ले लो हमसे। तो उस टाइम भी ये सिलसिला हुआ था। तो अभी ये सिलसिला कि क्योंकि ऑलरेडी हमारी 11 से 12% जो गंदम की पैदावार है ये इस साल वो कम है। हम कोई 26-27 मिलियन मेट्रिक टन पे आ गए हैं, जो हमारे एस्टीमेट 31 मिलियन, लेकिन फिर भी किसान को जो है वो पैसा नहीं मिल रहा, और इसमें फिर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। और वो जो इन्वेस्टर का है या स्टॉकिया जिसे कहते हैं, वो अपना खेल खेलेंगे। तो अभी भी मेरे ख्याल से हुकूमत को कोई ना कोई मजबूत हिकमत अमली इसमें लानी पड़ेगी, और जिससे कि हमारा ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ गंदम के इस टाइम कोई भी जो है क्रॉप, उसको अगर हम देखें तो वो मामलात जो उनसे हैं वो ठीक नहीं हैं। तो ज़रा मैं तकाबल आपको पेश करता हूँ कि अभी क्या मंडी की सिचुएशन क्या नज़र आ रही है। जी, जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि अभी जो सरसों की पंजाब की मार्केट है, उसमें अलीपुर में सरसों जो है वो तकरीबन 5,900, 6,000, डोंगा बोंगा 5558 से 5800, डीजी खान 5700-5800, पत्तों की 6,300, 6,400, हारूनाबाद 5,800, 6,100, यजमान 6,000। तो ये इसी रेट पे ये रेट जो हैं वो सारी मार्केट जो हैं वो 5,500 से 6,200 तक की वैल्यू उसके ऊपर आ रही है, और इससे भी कोई उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने कहा कि कीमतें बढ़ गई हैं, ग़ज़ा जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन उसके मुकाबले में जो किसानों के साथ बात हो रही है वो उनको पैसा जो उनसे वो नहीं है। और अगर लिक्विडिटी रही, जिसे कहते हैं कि रकम उनके पास ना हुई जेब में, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि इस टाइम फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्री है वो भी सोच में मजबूर है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो गया है। हुकूमत ने एक और चीज़ की है इस दफ़ा, वो ये किया है कि जो मेरे ख्याल से अभी क्योंकि हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, हार्वेस्टिंग में अगर डीज़ल सस्ता हो जाता है तो शायद जो रेट कम हो जाते हैं ये कटाई के और ये हार्वेस्टिंग के और थ्रेशर के। लेकिन हुकूमत ने एक तरफ तो कहा जी कि बिजली जो उनसी है वो हमने 7 रुपये सस्ती कर दी है, और इसके मुकाबले में जो कि मेरे ख्याल से घरेलू सार्फिन के लिए है और इंडस्ट्रियल है, उसमें एग्रीकल्चर का आता है, ये अभी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस पर। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन 8 रुपये हमारी डीज़ल और पेट्रोल सस्ता हो सकता था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो कसर थी, अगर तो की है, अभी तो पता नहीं बिल आएंगे तो पता चलेगा कि क्या सिलसिला है, लेकिन जो ट्यूबवेल का ख़र्चा था, जो डीज़ल का ख़र्चा था, जिस तरह से जो कटाई पे ट्रैक्टर का ख़र्चा था, उसको कम करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती थी। और इसके अलावा जो मंडियों तक पहुँचने के लिए जो डीज़ल खर्च होता है ट्रालीज़ पे और ये ट्रक पे,
उसको देखें तो हुकूमत ने क्या किया कि बजाय इसके कि वो सस्ता करते, उन्होंने कीमतें बरकरार रखी, जिससे क्या क्या हुआ कि एक और जगह से जो थोड़ा बहुत अगर दादरसी हो सकती थी, कोई क्रेडिट मिल सकता था, कुछ फार्मर की कॉस्ट कम हो सकती थी, उसको फार्मर की लागत को हम बेहतर कर सकते थे, उसको एक तो रेट नहीं मिल रहा, दूसरा जो कटाई वगैरह में उसका नुकसान जो था वो कम होने की बजाय उसको वहीं पे ही रखा गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक गलत पॉलिसी है, इसका मेरे कोई फ़ायदा ज़राअत पे, सनत पे, तिजारत पे नज़र नहीं आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता था आज का, जो मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस करें। इसको हमने, आपके जो सवालात हैं वो हमारे लिए बड़े ही मानी खेज़ होते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, तो ज़रूर भेजें ताकि हम उनको जवाब भी दे सकें और हमारी टीम जो है इसके ऊपर आपके लिए बेहतर जो है वो हल भी तजवीज़ कर सके। जी, अब आते हैं सबसे बड़ी जो इस टाइम जो फ़िक्र अंगेज़ और तशवीशनाक ख़बर है उसके ऊपर, वो ये है कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ जो कि ग्लाइफोसेट, जो कि जड़ी बूटियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल है, या उसको कह लें कि आप वो जहर है, उसके ऊपर आपको लिए कि बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। दो बड़ी कंपनीज़ ने हाथ खड़े कर दिए और एक कंपनी जो कि 10 अरब डॉलर, कितना, 10 अरब डॉलर जो हर्जाना दे चुकी है, और 16 अरब डॉलर के उसके ऊपर केस अभी भी रहते हैं कि उसकी जो जड़ी बूटियाँ ग्लाइफोसेट बनाने वाली कंपनी, उसने क्या किया है कि उसने कैंसर के जो पेशेंट हैं, यानी कि उस जहर की वजह से कैंसर फैल गया है, जिस कैंसर की वजह से उनको हर्जाने में 26 अरब डॉलर तक देने पड़ सकते हैं। तो उस ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल की बिना पर अमेरिका में और बाकी जगहों पे इस कंपनी को 26 अरब डॉलर, आपको पता है कि हम 1-1 अरब डॉलर के पीछे हमारे कर्जे के लिए मांग रहे हैं, उस कंपनी ने खाली वो अदा कर दिए हैं। बहुत बड़ी ये खबर है। दूसरे नंबर पे दूसरी कंपनी जो है उसने भी उस पर हर्जाना हो गया और उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और वो एक बीमारी होती है पार्किंसंस की, जिसका कि इलाज नहीं अभी तक इस तरह से दरियाफ्त हुआ। उसके इस्तेमाल, उन जहरों के इस्तेमाल से दुनिया इस वक्त जो है वो किसी और तरफ जा रही है। तो इसका हल क्या है? हमने तो बात करनी है हल की। हमारे पास इतने किसान के पास ना गुंजाइश है, ना वो अफोर्ड कर सकता है, ना ही कंज्यूमर उसको देख सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है। उसका एक हल है, और वो हल जो है वो टेक्नोलॉजी भी उसमें आ गई है, उसमें आपको भी देखना है, और वो है कुदरती खादें, और इसके साथ साथ कुदरती जो आपके तरीके हैं जिससे कि आप इन जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर सकें, जड़ी बूटियों का तल्फ कर सकें, उन तरीक़ों के ऊपर आना पड़ेगा। हमारा किसान, पाकिस्तान जैसे मुल्क का किसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो इतने महंगे और मिलावट शुदा अगर ये हो रहा है, अमेरिका में अगर इतना इसके ऊपर असर हो रहा है, तो पाकिस्तान या पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर जाने वाली चीज़ें जो उनसी होंगी उनके ऊपर क्या होगा। तो हमने पहले बात की थी कि चावल की जो पैदावार है उसके ऊपर असरात हैं, इसी तरह हमारी जो बाकी मसनूआत हैं उनके ऊपर, क्योंकि दुनिया अब जा रही है सेफ़ फूड की तरफ, सस्ता खाना। उसको देखकर हमें यह सिलसिला अब देखना पड़ेगा, और उस सिलसिले में हम काम भी कर रहे हैं। हमारा यूएस डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि हम खादों की इस्तेमाल, इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हम उसमें बहुत अच्छा, आपने हमारे फार्म की वीडियोस देखी हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती ही नहीं है, और हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि दुनिया में नहीं होता, और तमाम दुनिया उस तरफ जा रही है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप ये जहर आलूद जो चीज़ें हैं, जो कि कैंसर, इसके अलावा पार्किंसन और मज़ीद बीमारियां जो उनसे आ रही हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाम को और जो हमारी दीगर चारा जात हैं उसमें इसका इस्तेमाल कम करें इन चीज़ों का, और अपनी तरफ आएँ जो कुदरती तरीके हैं, और कुदरती तरीक़ों से ही ये हो सकता है। इसमें हमारी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सेहत है तो आपको कहते हैं ना कि सेहत हज़ार नेमत है, तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर अभी जो आपको कह लें कि जो जनरेटिव AI जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अनकरीब मैं एक बात भी करूँगा अगले सेगमेंट में,
कि जनरेटिव एआई को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम कैसे अपनी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में उसका क्या अमल दखल होगा। तो अनकरीब उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को उसकी तरफ लेके आएँ। तो ये एक अहम नुक्ता था आज की बात का। हाँ, अब आते हैं जी तीसरे नुक्ते पे, जो हुकूमत का एक इक़दाम करने जा रही है, जिसमें कि तकरीबन 700 से 1000 जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजा जा रहा है, जो डिजिटल एग्रीकल्चर पे हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दिए हैं उसके ऊपर। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो ये सिलसिला वापस आके किस तरह से करेंगे, इसका भी मेरे ख्याल से हुकूमत को रोड मैप देना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि वो लोग जो काबिल होते हैं वो यहाँ से आते हैं, ट्रेनिंग्स लेके आते हैं और यहाँ से फिर वो दीगर ममालिक में चले जाते हैं क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा है। तो ये हुकूमत को मजबूत हिकमत अमली करनी होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है, मैं आपको और ये पाकिस्तान में नहीं, ये साउथ एशिया, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ इसमें, वहाँ पे भी इसी तरह से वो ये कह रहे हैं जी कि ज़राअत पढ़ने वाले, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ज़राअत पढ़ने वाले 85% लोग जो हैं वो ज़राअत में नहीं आते। यूनिवर्सिटी से वो डिग्री करते हैं ज़राअत की, लेकिन वो क्या करते हैं, क्यों नहीं आते, तो वो कहते हैं जी कि ज़राअत एक मुनाफा बख्श पेशा नहीं है। मैं इंडिया की सिचुएशन आपको बता दूं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ के जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है। और ये हालात हमारे भी हैं कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन ऐसे क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं जी ज़राअत मुनाफा बख्श नहीं है, इसलिए हम क्यों इसमें आए। हम ऐसा करते हैं कि जाके बैंकों में कर्ज़ा बेचने के लिए या उन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं, हम फर्टिलाइज़र कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ हमें ये पता है तनख्वाह पक्की लगेगी, जहाँ हम ये करते हैं कि अच्छा हम जो है वो सरकारी नौकरियों की तलाश में चले जाते हैं कि भाई वहाँ पे हमारी तनख्वाह लगेगी। हम कोई भी जो एग्रीकल्चर है वो ताजिर या एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं ना, कि भाई हम उसको कारोबार के तौर पे या बिज़नेस के तौर पे नहीं करना चाहते। तो ये एक शदीद किस्म की, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर एक मुनाफा बख्श है। वो ज़मीन जो है वो सबको अपना जो है वो फल देती है और उससे बहुत सारे रोज़गार चल रहे हैं। तो हुकूमती इक़दामात ना सिर्फ के सब्सिडी पे जाने चाहिए, हम नहीं कहते सब्सिडी दें, लेकिन आप उन चीज़ों पे करें जिससे कि ज़राअत का पेशा जो उनसे है वो मुनाफा बख्श हो सके। तो ये लोग जो जा रहे हैं, क्या वो इसको एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, ये हुकूमत के सोचने की बात है और ये सिलसिला हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे लिए ये ना हो कि बहुत सारे लोग पीएचडी करके आए, मैं जानता हूँ, हमारे साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन अब वो बेचारे रोज़गार ना होने के बाइस या तो किसी और शोबे से मुंसलिक हो गए हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान की ज़राअत इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हुकूमत को मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत बेहतर सोचने की ज़रूरत है। एक तरीका उसका है, वो तरीका है वैल्यू एडिशन का, कि आप जो अपना बहुत सारा जो हमारी पैदावार, आपको पता है कि वो अपनी सलाहियत के मुताबिक नहीं है। हमारी जो पैदावार आती है उसमें से भी 30 से 40% जो है वो ज़ाया हो जाता है। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उस क्वालिटी का नहीं है। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान ने जो हमारी मकई की जो एक्सपोर्ट थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। बहुत सारे ममालिक ने जिन्होंने पाकिस्तान से मकई जो थी 2024 में ली थी, 25 में नहीं ली। क्या वजह हो सकती है? वो वजह यही हो सकती है कि हमारी जो क्वालिटी है मेज़ की या कॉर्न की या मकई की, मुझे कहा गया, एक सवाल दोस्त ने कहा कि कॉर्न ना करें आप मकई कहाँ करें। जी, मकई की जो हमारी पैदावार आई वो स्टैंडर्ड की नहीं है जो इंटरनेशनल है। तो अगर हम इस चीज़ों को ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो इन सवालात के साथ मैं आज का प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी राय, अपने सवालात, अपनी तनकीद ज़रूर दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ज़रूर और अपने सवालात हमारे कॉल सेंटर पे भी, हमारी जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर ज़रूर आप दे सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।